एक तारीख 23 जनवरी 1565। एक ऐसा दिन जिसने दक्षिण भारत के इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। ये कहानी है एक शानदार वैभवशाली साम्राज्य के गौरवशाली युग के अंत की। एक ऐसे युद्ध की कहानी जिसने एक शहर को खंडहर में बदल दिया और एक सभ्यता के पतन का क्या कहते हैं बिगुल बजा दिया। जी, हम बात कर रहे हैं राक्षस तंगड़ी के युद्ध की। जी। और ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है, ये कहानी है शक्ति के चरम की, अहंकार की, पड़ोसियों की ईर्ष्या की, और एक ऐसे हैरत अंगेज गठबंधन की जिसने अपने समय की सबसे बड़ी ताकत को घुटनों पर ला दिया। बिल्कुल। आज की हमारी पड़ताल का आधार है द बैटल ऑफ तालिकोटा एंड विजयनगर्स फॉल शीर्षक वाला एक ऐतिहासिक लेख। हाँ। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि उस दिन मैदान में क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि ये विनाशकारी युद्ध क्यों और कैसे हुआ। हाँ, और इसके परिणाम कितने गहरे और स्थायी थे। हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग इतिहासकार एक ही घटना को अलग अलग नजरियों से देखते हैं। और इसकी शुरुआत तो युद्ध के नाम से ही हो जाती है, जो अपने आप में एक पहेली है। बिल्कुल, यहीं से कहानी में पहला मोड़ आता है। हम सब ने तालिकोटा का युद्ध सुना है, लेकिन क्या ये लड़ाई सच में तालिकोटा में हुई थी? यही तो सवाल है। हमारे स्रोत बताते हैं कि मशहूर इतिहासकार फरिश्ता ने इसे यही नाम दिया और ये सबसे ज्यादा प्रचलित हो गया। कुछ और इसे बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं। लेकिन आधुनिक शोध कुछ और ही कहता। स्रोत के अनुसार असली युद्ध का मैदान न तो तालिकोटा में था और न ही बन्नी हट्टी में। अच्छा? हाँ, ये दोनों जगह तो कृष्णा नदी के उत्तर में थी, जबकि लड़ाई दक्षिण में हुई थी। असली जंग राक्षस और तंगड़ी नाम के दो छोटे गांवों के बीच की जमीन पर लड़ी गई थी। तो ऐतिहासिक सटीकता के लिहाज से इसे राक्षस तंगड़ी का युद्ध कहना ही सबसे उपयुक्त है। बिल्कुल सही। तो नाम को लेकर ही इतना मतभेद है, ये अपने आप में इशारा करता है कि शायद जो वजह बताई जाती है वो भी उतनी सीधी साधी ना हो। सही बात है। फरिश्ता ने तो इसे धार्मिक रंग दिया था। उनके अनुसार युद्ध की वजह थी विजयनगर के शासक राम राया द्वारा अहमदनगर पर एक पिछले आक्रमण के दौरान मस्जिदों का अपमान करना। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही थी? ये एक बहुत सरल व्याख्या है और स्रोत इस पर एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी करता है। वो कहता है कि फरिश्ता के इस दावे की पुष्टि किसी भी स्वतंत्र प्रमाण से नहीं होती है। ये हो भी सकता है और नहीं भी। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा हुआ ही नहीं, लेकिन इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ एक इतिहासकार के कहने पर इसे युद्ध का मुख्य कारण नहीं मान सकते। असली वजह कहीं ज्यादा जटिल और भू राजनीतिक थी। तो क्या थी वो वजह? अगर धार्मिक अपमान कारण नहीं था तो क्या था? एक शब्द में कहें तो शक्ति। हाँ। विजयनगर की अपार बेहिसाब शक्ति। हमारे स्रोत में एक लाइन है जो सब कुछ बयां कर देती है। नर्मदा नदी से लेकर हिंद महासागर तक राम राया की शक्ति को चुनौती देने वाला कोई नहीं था और सभी राज्य विजयनगर की शक्ति से आतंकित थे। अच्छा, जब कोई एक ताकत इतनी बड़ी हो जाती है तो उसके पड़ोसियों में डर और ईर्ष्या का भाव पैदा होना स्वाभाविक है। दक्षिणी सल्तनतें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर सब विजयनगर के आगे बौने महसूस कर रहे थे। लेकिन इसमें राम राया की अपनी भूमिका भी तो होगी। सिर्फ शक्तिशाली होना तो युद्ध का कारण नहीं बन सकता। बिल्कुल, शक्ति अक्सर अपने साथ अहंकार लेकर आती है और स्रोत साफ कहते हैं कि इस युद्ध के लिए राम राया को भी दोषी ठहराया जाता है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने दक्षिणी सल्तनतों के साथ बहुत दंभपूर्ण यानी घमंड भरा व्यवहार किया। सिर्फ इतना ही नहीं, वो उनकी अंदरूनी राजनीति में लगातार हस्तक्षेप करते थे। अच्छा, फूट डालो और राज करो वाली नीति। बिल्कुल भाई, वो एक सुल्तान को दूसरे के खिलाफ भड़काते, एक की मदद करके दूसरे को कमजोर करते ताकि वे आपस में ही लड़ते रहें और कभी एकजुट ना हो पाएं। ये तो एक क्लासिक कूटनीतिक चाल लगती है। हाँ, लेकिन यहाँ हमें कूटनीति का एक क्लासिक सबक भी मिलता है। वो क्या? फूट डालो और राज करो की नीति तब तक ही काम करती है जब तक आपके पड़ोसी आपको अपनी आप से दुश्मनी से बड़ा खतरा ना मानने लगे। और राम राया इस रेखा को पार कर गए। हाँ, धीरे धीरे सल्तनतों को ये एहसास होने लगा कि उनकी आपसी लड़ाइयों की जड़ में एक ही व्यक्ति है, राम राया, और तब उनकी आपसी नफरत राम राया के प्रति साझा नफरत में बदल गई। और इसी साझा नफरत का नतीजा था एक अनोखा गठबंधन,
एक ऐसा गठबंधन जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये बनना ही अपने आप में एक चमत्कार लगता है। लगता तो है। सल्तनतें तो आपस में ही लड़ती रहती थीं। क्या सिर्फ विजयनगर का डर ही इतना काफी था कि वो अपने खून के झगड़े भूल गए? डर और एक चतुर कूटनीति का मिश्रण। स्रोत के अनुसार इसकी पहल किसने की, इस पर भी इतिहासकारों में मतभेद है। अच्छा। फरिश्ता इसका श्रेय बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह को देते हैं। वहीं सिराजी नाम के एक और इतिहासकार कहते हैं कि ये योजना अहमदनगर के सुल्तान हुसैन निजाम शाह के दिमाग की उपज थी। खैर, जिसने भी की हो। सच जो भी हो, सभी सुल्तानों ने इस योजना का खुशी खुशी स्वागत किया। उन्हें एक साझा दुश्मन मिल गया था। और इस गठबंधन में कौन कौन शामिल हुआ? यहाँ भी कुछ भ्रम है, जैसा कि स्रोत बताता है। हाँ, और ये फिर से दिखाता है कि इतिहास कैसे लिखा जाता है। स्रोत के अनुसार मुस्लिम इतिहासकार कहते हैं कि इस संघ में 4 सल्तनतें थीं: बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीदर। और बरार? वे कहते हैं कि बरार की सल्तनत इसमें शामिल नहीं थी, लेकिन हिंदू इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, इसमें 5 सल्तनतें थीं, बरार भी इसका हिस्सा था। दिलचस्प है। ये एक छोटा सा अंतर लग सकता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। और इस गठबंधन को सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि रिश्तों से मजबूत किया गया। बिल्कुल, इसे खून के रिश्ते से सील किया गया। हुसैन निजाम शाह ने अपनी बेटी, इतिहास की मशहूर शख्सियत चांद बीबी की शादी बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह से की। और दूसरी तरफ अली आदिल शाह की बहन की शादी हुसैन निजाम शाह के बेटे से हुई। ये सिर्फ शादियां नहीं थीं, ये राजनीतिक और सैन्य संधियां थीं। तो जब सारी तैयारियां पूरी हो गईं? हाँ, जब सेनाएं इकट्ठी हो गईं, तब इस संयुक्त मोर्चे के नेता अली आदिल शाह ने एक दूत राम राया के पास भेजा और एक मांग रखी जो असल में एक बहाना थी। सही कहा। उन्होंने मांग की कि रायचूर और मुत्कल जैसे सामरिक रूप से महत्वपूर्ण किले, जो पहले सल्तनतों के पास थे और विजयनगर ने छीन लिए थे, वे वापस कर दिए जाएं। वो जानते थे कि राम राया ये कभी नहीं मानेंगे। बिल्कुल, वे जानते थे कि 70 साल का अभिमानी राम राया इस मांग को कभी स्वीकार नहीं करेगा। ये तो बस युद्ध शुरू करने का एक औपचारिक कारण बनाने की कोशिश थी। और हुआ भी वही। हाँ, जैसा उन्होंने सोचा था वही हुआ। राम राया ने न सिर्फ मांग ठुकराई, बल्कि दूत का अपमान करके उसे वापस भेज दिया। बस अब युद्ध तय हो गया था। और सल्तनतों की संयुक्त सेनाएं राक्षस तंगड़ी के मैदान की ओर बढ़ चली। जी। और फिर वो दिन आया, 23 जनवरी 1565। विजयनगर की सेना बहुत बड़ी और अनुभवी थी। शुरुआती घंटों में ऐसा लगा कि इतिहास दोहराया जाएगा। हाँ, ऐसे ही लग रहा था। विजयनगर की सेना सल्तनतों की सेना पर हावी हो रही थी, उन्हें पीछे धकेल रही थी। जीत नजदीक लग रही थी। लगभग तय लग रही थी, लेकिन फिर पासा पलट गया। कैसे? सल्तनतों के पास एक ऐसा हथियार था जो विजयनगर की विशाल पैदल सेना पर भारी पड़ा, उनका तोपखाना। और ये कोई साधारण तोपखाना नहीं था। सल्तनतों ने तुर्की और पुर्तगाली विशेषज्ञों की मदद से इसे तैयार किया था। उनके पास भारी कांसे की तोपें थीं, जो विजयनगर की हल्की लोहे की तोपों से कहीं ज्यादा मारक थीं। मतलब ये उस दिन का एक टेक्नोलॉजिकल एज था जो विजयनगर के पास नहीं था। बिल्कुल, तकनीक ने संख्या को मात दे दी। तोपों के गोलों ने हाथियों और घोड़ों को बिदका दिया, सेना की कतारों को तोड़ दिया और भयानक अफरा तफरी मचा दी। और इसी अफरा तफरी के बीच एक और घटना घटी, जो शायद युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई और सबसे ज्यादा विवादित भी। और वो क्या थी? हाँ, स्रोत में एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। कहा जाता है कि संकट की इस घड़ी में विजयनगर के मुस्लिम सैनिक अपने सहधर्मियों से जा मिले। ये एक बहुत बड़ा दावा है। बहुत बड़ा। विजयनगर की सेना में हजारों मुस्लिम सैनिक थे जो पीढ़ियों से साम्राज्य की सेवा कर रहे थे। उन्हें मूर कहा जाता था और वे सेना का एक अहम हिस्सा थे। लेकिन क्या ये सच है? क्या उन्होंने सच में बीच युद्ध में पाला बदल लिया? ये इतिहास का एक बड़ा सवाल है। कुछ इतिहासकार इसे सच मानते हैं और हार का मुख्य कारण बताते हैं। वे कहते हैं कि यह विश्वासघात का एक क्लासिक उदाहरण था। और दूसरे इतिहासकार इस पर सवाल उठाते हैं। वे कहते हैं कि यह कहानी बाद में सल्तनतों के इतिहासकारों ने अपनी जीत को और महिमा मंडित करने के लिए घड़ी होगी, ये दिखाने के लिए कि ये इस्लाम की जीत थी। तो हमारे स्रोत में इस बारे में क्या कहा गया है? स्रोत में सिर्फ इतना लिखा है कि कहा जाता है, जो ये बताता है कि यह एक स्थापित तथ्य नहीं बल्कि एक प्रचलित धारणा है। जो भी सच हो, इसका असर विनाशकारी रहा होगा। सेना के अंदर से ही धोखा। इसके बाद तो विजयनगर की सेना बिखरने लगी होगी पूरी तरह से। अंत में 70 साल के बूढ़े राम राया, जो पालकी में बैठकर युद्ध का संचालन कर रहे थे, उन्हें घेर लिया गया। अच्छा। हाँ, उनकी पालकी ले जाने वाले कहार घबराकर भाग गए।
राम राया ने घोड़े पर चढ़कर भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और फिर उन्हें पकड़कर अहमदनगर के सुल्तान हुसैन निजाम शाह के सामने पेश किया गया, जिनकी राम राया से पुरानी दुश्मनी थी, और हुसैन निजाम शाह ने पुरानी दुश्मनी और अपमान का बदला लेते हुए अपने हाथों से राम राया का सर काट दिया। जरा उस लम्हे की कल्पना कीजिए। एक 70 साल का राजा जो सुबह तक दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था, शाम होते होते उसका सिर एक भाले पर टंगा था। ये सिर्फ एक राजा की मौत नहीं थी, ये एक युग का अंत था जिसे दुश्मन पूरी सेना को दिखा रहे थे। उन्होंने क्या किया? ये विजयनगर के सैनिक देख सकें कि उनका राजा मारा जा चुका है। इसने तो सेना का मनोबल पूरी तरह से तोड़ दिया होगा। बिल्कुल। इस युद्ध में राम राया के वीर भाई वेंकटाद्रि भी मारे गए। अनुमान है कि उस एक दिन में लगभग 1 लाख सैनिक मारे गए। यह एक युद्ध नहीं, एक नरसंहार था। और इसके बाद जो हुआ वो शायद युद्ध से भी ज्यादा भयानक था। हाँ, विजेता सेना ने विजयनगर शहर की ओर कूच किया। वो शहर जो उस समय दुनिया के सबसे धनी और शानदार शहरों में से एक था, रोम और पेरिस से भी बड़ा और वैभवशाली। और फिर शुरू हुई लूट और विनाश की एक ऐसी आंधी जो कई महीनों तक चलती रही। ये सिर्फ लूट नहीं थी, यह एक सभ्यता के केंद्र का व्यवस्थित विनाश था। उन्होंने शहर को लूटा, मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को खंडित किया, महलों और बाजारों को आग लगा दी, और शहर को इस तरह नष्ट भ्रष्ट किया कि वो फिर कभी अपने पुराने वैभव को हासिल नहीं कर पाया। जाहिर है, राक्षस तंगड़ी का युद्ध विजयनगर साम्राज्य के लिए अत्यंत घातक साबित हुआ। स्रोत कहता है कि साल 1565 को आम तौर पर विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग की समाप्ति का सूचक माना जाता है। ये एक फुल स्टॉप की तरह था। लेकिन इतिहास में फुल स्टॉप बहुत कम होते हैं, ज्यादातर कॉमा या सेमीकोलन होते हैं। मतलब? दिलचस्प बात यह है कि साम्राज्य इस युद्ध के बाद तुरंत खत्म नहीं हो गया। अच्छा? स्रोत के अनुसार राज्य इसके बाद भी लगभग 100 वर्ष तक घिसट घिसट कर चलता रहा। अच्छा, तो वो कैसे? राम राया का तीसरा भाई तिरुमुल राजधानी से राजकोष और राजपरिवार के साथ भागने में सफल रहा। उसने पेनुकोंडा को अपनी नई राजधानी बनाया, लेकिन ये पहले जैसा साम्राज्य नहीं था। बिल्कुल। इसकी पुरानी चमक, इसकी आभा खत्म हो चुकी थी। इसकी सीमाएं लगातार सिकुड़ती चली गईं और इसके राजा, जिन्हें रे कहा जाता था, वे पृष्ठभूमि में चले गए। और इस विनाश का एक चश्मदीद गवाह भी था जो हमें बताता है कि तबाही कितनी भयानक थी। हाँ, युद्ध के ठीक 2 साल बाद 1567 में सीजर फ्रेडरिक नाम का एक इतालवी व्यापारी विजयनगर आया। जरा सोचिए, वो उस शहर में तब पहुंचा जब खंडर अभी ताजा थे, जब लूट की कहानियां लोगों की जुबान पर थीं। और उसने जो देखा वो उस विनाश का एक जीता जागता फर्स्ट हैंड सबूत है। उसने अपनी यात्रा के बारे में एक किताब लिखी, द वॉयेज एंड ट्रैवल ऑफ एम सीजर फ्रेडरिक। उसका वर्णन किसी इतिहासकार का विश्लेषण नहीं है, ये एक चश्मदीद का बयान है। क्या लिखा है उसने अपनी किताब में? उसने उस राजकीय नगर के विनिष्ट वैभव का वर्णन किया है। उसने लिखा कि शहर पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, घर अभी भी खड़े हैं लेकिन खाली हैं। खाली हैं? हाँ, और उनमें बाघ और दूसरे जंगली जानवर रहते हैं। उसने उन टूटी हुई इमारतों, जले हुए महलों और वीरान सड़कों को देखा होगा जहां कुछ साल पहले तक दुनिया भर के व्यापारी और यात्री आते थे। एक बाहरी व्यक्ति की आंखों से उस तबाही को देखना हमें उसके असली पैमाने का अंदाजा देता है। यह हमें उस शहर की एक दर्दनाक तस्वीर देता है जो कभी दक्षिण भारत का गौरव था, लेकिन अब सिर्फ अपनी परछाई बनकर रह गया था। फ्रेडरिक का वर्णन उस गौरवशाली युग के ताबूत में आखिरी कील की तरह है। इसने एक ऐसे साम्राज्य का अंत कर दिया जिसने लगभग 250 सालों तक दक्षिण भारत की कला, संस्कृति और राजनीति को परिभाषित किया था। तो इन सब का क्या मतलब है? आज की इस पड़ताल से हम क्या समझ सकते हैं? ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है। नहीं, ये कहानी है कि कैसे एक शक्तिशाली, वैभवशाली और अजेय माना जाने वाला साम्राज्य अपने ही अहंकार और अपने पड़ोसियों की ईर्ष्या से बने एक गठबंधन का शिकार हो गया। और ये हमें ये भी दिखाती है कि इतिहास में एक ही घटना की कितनी अलग अलग व्याख्याएं हो सकती हैं। जैसे युद्ध का नाम क्या था, उसे शुरू किसने किया, हार का असली कारण क्या था, तोपखाना या विश्वासघात? हर सवाल के कई जवाब हैं और हर जवाब के पीछे एक अलग दृष्टिकोण है। सही बात है। राम राया को एक नायक के रूप में देखा जा सकता है जिसने सल्तनतों का बहादुरी से सामना किया, या एक अभिमानी शासक के रूप में जिसकी गलतियों ने उसके ही साम्राज्य को डुबो दिया। बिल्कुल।
और सल्तनतों को हमलावर के रूप में देखा जा सकता है या ऐसे शासकों के रूप में जो अपनी स्वतंत्रता और अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे? क्योंकि राम राया लगातार उनकी राजनीति में दखल दे रहे थे। हाँ, शायद उनके पास एकजुट होने के अलावा कोई और चारा ही नहीं बचा था। और ये एक और जरूरी सवाल भी उठाता है जो आज भी प्रासंगिक है। स्रोत कहता है कि साम्राज्य युद्ध के बाद भी 100 साल तक घिसट घिसट कर चलता रहा। हाँ। तो किसी साम्राज्य का पतन वास्तव में क्या होता है? क्या ये एक दिन की हार है, 23 जनवरी 1565 जैसी कोई एक तारीख? या ये पीढ़ियों तक चलने वाली एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें एक साम्राज्य धीरे धीरे अपनी प्रासंगिकता, अपनी शक्ति और अपनी पहचान खो देता है और अंत में इतिहास की किताबों में बस एक अध्याय बनकर रह जाता है? सोचने के लिए ये गहरा विचार है।